नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी सर। सर आपका बहुत थैंक यू स्वागत सर है। जी। और चूंकि सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है, वो है ऑल आइज़ ऑन राफा। रफ़ा। तो हम राफा से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं आज। और जिस तरीके से इजराइल का वहाँ आक्रमण जारी है, इजराइल कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ राफा पर, आप लगातार संदेह इस बात का बिल्कुल, जता रहे थे कि नेतन्याहू राफा को लेकर न्यूट्रल होने वाले नहीं है, नहीं है। राफा को लेकर अपने कदम खींचने वाले नहीं हैं, चाहे उन पे कितना भी दबाव बनाया जाए। और वो आज दिख भी रहा है। राफा पर इजराइल का आक्रमण जारी है, जबकि कुछ यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देने बिल्कुल। की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ने दे भी दिया दे भी है। दिया है। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं और राफा का आगे क्या होगा? अंकित देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये रुकेगा नहीं। राफा को लेकर तो आप पहले ही कह रहे कि थे। ये और अंदर तक जाएँगे वो। हम्म। और हमने ये भी कहा था कि ये लंबा चलेगा। अभी आप देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 इसमें जो आपने डाला, एक तो राफ़ा का है। और राफ़ा में हम शुरू से हम मानवता की बात करते रहे कि मानवीय त्रासदी होती रही है और अभी भी देखिए कितना हुआ। एक जो वहाँ पर जब 4 दिन पहले बॉम्बिंग की इजराइल ने, तो वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप पर देखिए जो बॉम्ब, जो भी ब्लास्ट हुआ, हमें अभी तक तो ये नहीं आ रहा कि बॉम्ब गिरा, कैसे ब्लास्ट हुआ। उसमें 45 मारे गए, जिसमें कि औरतें बच्चे सबसे ज़्यादा थे। और पूरी दुनिया में जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सभी ने इजराइल को, मतलब मैं कहूँगा कि एक तरह से इस त्रासदी को लेकर के बहुत कुछ बोला कि ये बंद होना चाहिए। इजराइल ने कहा कि ये जो है, पहले तो ये कहा कि ये त्रासदी है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लास्ट शायद वो जो वहाँ पर रखे हुए थे एक्सप्लोजिव्स जो रखे हुए थे हमास ने, उसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने अपना रीजन दिया। अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे आएगा, हम देखेंगे। नाराज तो अमेरिका भी है इस वजह से। लेकिन 2 दिन बाद फिर उन्होंने वहाँ राफा में और अंदर घुस के बॉम्बिंग की, 29 लोग मारे गए। तो ये एक त्रासदी चली आ रही है। लेकिन मेरा, जैसे हम लोग सवाल करते आ रहे हैं कि जो मर रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास आ रहे हैं 38,000 हो गए से ज़्यादा, ये तो सिविलियंस ही हैं, जिसमें 60% या 65% औरतें बच्चे हैं। ये हमास कहाँ है? कितने मरे उनके? उसका एक भी आंकड़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ पिछले 5 दिन में एक आंकड़ा आया था कि हमास का एक लीडर और कुछ लोग मारे गए। जब उसमें भी ये भी आया था कि हमास ने भी एक इजरायली सैनिक को मारा था वहाँ पर। उसके अलावा यह भी था कि हमास ने भी रॉकेट लॉन्च किए थे और रॉकेट्स जाके इजराइल में गिरे थे। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमास भी अपने आप को रिग्रुप कर रहा है। हमास जो है न डरा है न मरा है, दोनों चीजें हैं उसके पास। तो ये चीज लेकर के अब लग रहा है कि जो नेतन्याहू लेके चले थे वो चीज खत्म नहीं हुई है। और जैसे हमने बहुत पहले एक बार बात की, आपने भी यही कहा कि नेतन्याहू अपना पैर कदम खींचेंगे नहीं। ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ये ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है उनकी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए। अमेरिका भी कहा जा रहा है कि भाई आपका कई, वो तो मतलब पिछले 1 महीने से अमेरिका का कहना है कि क्या प्लान क्या है राफा का, क्या करना चाहते हैं। हालांकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनको मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखिए हमें ये नहीं पता लग रहा है, नहीं बता रहे हैं कि कितने हमास के मारे गए। हर जगह सिविलियंस के मारने की खबर आ रही है। जो ओपनिंग थी राफा में इजिप्ट और इनके बीच में बॉर्डर पर, वो भी बंद हो गया है। वहाँ भी इनके बीच में कुछ फायरिंग हुई है और कहा जा रहा है कि इजराइल का, इजिप्ट का एक सोल्जर मारा गया था। एक हाई ग्राउंड है वहाँ पर जो इन्होंने कब्जा किया है इजराइल ने, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये त्रासदी वहाँ चल रही है। अगली जो चीज हमने कहा, आपने कहा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएनओ का एक अंग है, यूनाइटेड नेशंस का अंग है, जो सभी देशों के जो भी मेंबर हैं उन्होंने मान्यता दी है उसको। और वो बेसिकली उसका काम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट इतना है कि देशों के बीच में इंटरनेशनल लॉ के ऊपर अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर वो, उसमें सुनवाई होती है वहाँ पर। और उसमें जेनोसाइड और मानवीय त्रासदी जो हम बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं।
दिसंबर 2023 में पिछले साल साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चीज ले गए थे कि देखिए वहां तो जेनोसाइड हो रहा है, वहां इजराइल जो है मारे जा रहा है, और तो बच्चों को मैक्सिमम ज़्यादा वो मारे जा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल मतलब एक तरह से इनकी नस्ल ख़त्म हो रही है जिस तरह से चल रहा है। तो ये सब चीज़ें लेके गए थे, और जनवरी में या फरवरी के बीच में तकरीबन एक्सेप्ट किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि हो सकता है कि यहाँ पर जेनोसाइड वाला मामला होगा, देखने लायक है। और अभी जो है उन्होंने देखिए 24 तारीख को जजमेंट दिया अपना, जिसमें उन्होंने बोला कि जेनोसाइड के देखने से लग रहा है, जो साक्ष्य हैं 15 में से 13 जज ने मेजॉरिटी वोट दिया था इसमें, और इसमें जो है उन्होंने बोला कि हाँ इसको तुरंत रुकना चाहिए, ये रोका जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम याद दिला दें, देखिए इससे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी जो है वारंट इशू किया था नेतन्याहू के लिए, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उनके लिए, गलांत के ये दोनों लोग, और उधर हमास के साथ भी उन्होंने उसका जो इस्माइल हानिया है उसका, और एक और उनका लीडर है उसके खिलाफ भी उन्होंने वारंट इशू किया था। चलिए वो तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो उसका मेंबर नहीं है इजराइल, अमेरिका भी नहीं, और अमेरिका ने तो यहाँ तक बोला कि जिस तरह उन्होंने वारंट इशू किया ये गलत है, ये तरीका नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऊपर भी जुल्म हुआ जो अक्टूबर में, और इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है। तो ये जो किया उन्होंने वो तो सैंक्शन लगाने वाले थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर। बट ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये जो जजमेंट देता है, ये जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस का, उनका काम है कि इसको एनफोर्स कराएं। और अगर आप पिछले सालों में याद देखिए 1945 का बना हुआ है, एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में बहुत देशों ने इंक्लूडिंग अमेरिका ने इस मामले में काफी अपना रोष जताया है। जिस तरह से मानवीय त्रासदी चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं सिविलियंस, और मतलब आप सोचिए कि 38,000 से ऊपर जो मारे गए हैं, तकरीबन अब 80 से 80,000 से ऊपर जो घायल हैं उनकी क्या कंडीशन होंगी, और रिपोर्टेड केसेज हैं। अभी भी आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट्स की कई जगह खुदाई हो रही है तो वहाँ लाशें मिल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक्चुअल तो बाद में पता लगेगा, हो सकता है लाख में जाए, लेकिन ये तो है। अब इसका इजराइल ने तो रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं हमें नहीं कर रहे हैं, हम तो हमें हक है सेल्फ डिफेंस का। हालांकि वो भी है, इन्होंने जजमेंट में ही नहीं कहा कि सब जगह, इन्होंने कहा कि राफा में जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। उसका इंटरप्रिटेशन भी लोग अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन एक क्लियर है कि हाँ राफा में इन्होंने बोला कि गाजा में बोला है रुकना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी है कि इनका सेल्फ डिफेंस जो है उसका हक तो इजराइल के पास है, वो चीज़ इन्होंने इनको दी है। लेकिन अब देखिए सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटली अगर इन्फोर्स करना होगा ये, तो इन्फोर्स करने के लिए तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाना होगा, और वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ इनके साथ देने वाले हैं जो वीटो करें। अमेरिका लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड लीजिए, या जो भी वो करें। जबकि इसके साथ देखिए जो आप कह रहे थे 3 देशों ने, आयरलैंड, स्पेन और हंगरी, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, हाँ, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देशों ने ऑलरेडी कल मान्यता दे दी उन्होंने इसको भी वो दोनों अमेरिका और इंग्लैंड ने नहीं माना है। वो कहते हैं कि यूनिलैटरली आप जो ऐसे नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने कहा है कि इसको आप जो है, इसका मतलब कि आप टेररिस्ट को या टेररिज्म को सर्टिफाई कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चलती रहेगी, और ये जल्दी लगता नहीं है कि इस पर कुछ असर होने वाला है। जिस तरह नेतन्याहू ने कहा है कि हम तो चलते रहेंगे जब तक कि हमारा एम अचीव नहीं होता, और उनका एम कितना अचीव हुआ है वो भी अब तक नहीं बता रहे हैं, जबकि गाजा के एक छोर से दूसरे छोर पर वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो जो है बाहर भी जो हमास के लोग हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। हमास ने देखिए न्यूज आई थी पिछले महीने का, इसी महीने के शुरू का है, कि तुर्की में उसने अपना एक और खोल रखा है, ट्रेनिंग सेंटर कहिए, ऑफिस कहिए। तो वो तो बढ़ रहा है इसका मतलब। और सबसे बड़ी देखिए जो त्रासदी है, जो बच्चे या जो नौजवान जो हैं, यंग लोग हैं, जो देख रहे हैं इस समय, महसूस कर रहे हैं, वो भी तो आगे जाके क्या बनेंगे।
ये तो एक रिक्रूटिंग ग्राउंड बन रहा है टेररिस्ट का। तो ये थोड़ी चीज समझना जरूरी है। अभी देखिए इसके जो रिपरकशंस क्या हैं उस पर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। आज लग रहा है कि इजराइल अलग थलग पड़ रहा है डिप्लोमेटिक मामले में। दुनिया के जो पटल है विश्व पटल पर, वो थोड़ा अलग थलग पड़ रहा है, और उसका जो ये आइसोलेशन जो हम कहेंगे वो कंटिन्यू हो रहा है। पहले सपोर्ट कई लोगों ने किया था, आपको याद है पिछले साल दिसंबर पूरा वेस्ट तो सपोर्ट में ही खड़ा था। अब देखिए हर जगह कम हो गया। विद इन इजराइल में कहता हूं, लोग अब कह रहे हैं कि नहीं शांति करो, 8 महीने हो रहे हैं, आपके जो अचीवमेंट कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके बेसिक चीज लोग क्या चाहते हैं वहां कि आप जो है हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको वापस लाओ। उनका कुछ पता ही नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या है उस पर युद्ध की रुकना था वो भी नहीं हो रहा है। और दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे थे कि इजराइल के साथ देने वाले, आप अमेरिका लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, जो भी लीजिए, सवाल है कि इन लोगों ने ही बोला था कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए वर्ल्ड में। जो इंटरनेशनल रूल है, इंटरनेशनल लॉ है, बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वही इंटरनेशनल लॉ ले करके तो ये जजमेंट दिया है। अब इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? एक सवाल तो इसके ऊपर भी उठता है। बिल्कुल, रूस के यूक्रेन के युद्ध में ये आया, ये बात आई, लेकिन यहाँ पर भी वही चीज आनी चाहिए। दूसरा, अगर ये देश वीटो करते हैं इसका मामला की, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात हो गई, दोहरा चरित्र वाली बात होती है। एक जगह आप कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। रूस चाइना के लिए कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। और इजराइल देखिए, अभी तक नेतन्याहू ने तो बोल दिया कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि हमें रोक पाएगी अपने इस जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो रुकने वाले नहीं हैं। उनके जो राइट विंग हैं वो भी जो है इसी उस पर हैं, हालांकि थोड़ी फूट उसमें भी पड़ रही है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू अपने को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ वो खुद भी यहाँ भी हारेंगे, देश में भी, इजराइल में भी, और बाहर तो वारंट इशू हो रखा है जिस हिसाब से भी है, बट है तो इनके अगेंस्ट। अभी क्या देश जो भी यूएन मेंबर्स हैं 193 में से कितने देश ये ले आएंगे वहाँ यूएन में, जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई एनफोर्स किया जाए जो रूलिंग है? अभी तक तो हुआ नहीं है, कोई आगे आया नहीं है, बट कितने लोग करेंगे ये भी आया है। और मैं याद दिलाऊं, देखिए इससे पहले भी 2 बार इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 2 रूलिंग्स को मानने से इनकार कर दिया। ये गोलान हाइट्स का था, वेस्ट बैंक के एक था, ये सब जो है उसने इनकार कर दिया और हुआ कुछ नहीं है। मार्च में, अभी देखिए मार्च में भी ये आया था यूनाइटेड नेशंस का ही कि सीज फायर होना चाहिए। जनरल असेंबली में पास हो गया था सीज फायर का, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। क्या इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे इसके लिए? कोई अभी तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं है इस मामले में। वही मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा होगा जब बाकियों के लिए अगर हो रहा है, तो क्या इजराइल के खिलाफ ऐसा होगा? दिखता तो नहीं है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दुनिया में ये मैसेज जो अलग जाएगा या गलत जाएगा कि ये चीज़, ये दोहरा चरित्र यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि सैंक्शंस लगेंगे इनके खिलाफ। हालांकि इन्होंने, जो बाइडन ने बोला था कि हथियार हम अभी कम भेजेंगे, कम करेंगे, सारे नहीं देंगे। बॉम्ब 500 पाउंड से जो ऊपर के जो बॉम्ब से वो नहीं दे रहे थे वो, बट बाकी हथियार जा रहे हैं। अभी $2.1 बिलियन का तो बोल ही रखे हैं कि वो भेजेंगे। तो एक तरफ आप रोकने को कह रहे हैं, एक तरफ आप हथियार भी दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि ये जो इन्होंने जो निकारागुआ ने भी एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाला था इनके साथी, साउथ अफ्रीका के साथी, कि इनको जो है जर्मनी वगैरह से जो वेपन्स मिल रहे हैं, खास करके स्मॉल आर्म्स और बाकी जो वेपन्स आ रहे हैं, वो रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि जो भी वेपन्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके ऊपर जो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है, इसलिए उसमें कोई रोल नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन
दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे आपने शुरू में हमने कहा कि राफा में वो चले ही जा रहे हैं और मतलब मानवीय त्रासदी, मौतें तो हो रही हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर एड पहुँच नहीं रहा है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के भी यूएनआरडब्ल्यूए वाले जो पहले वहाँ थे, काम करते थे एड देने के लिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी वहाँ है। और दूसरी, ये रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर की जो बात पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है, वो कहाँ शुरू होगा और कहाँ इन्फोर्स होगा, ये चीज भी एक इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। फिर किस देश को लेकर के आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, अब उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे अभी आ गए हैं, लड़ाई से हट करके अब लग रहा है लोग इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल। अब से दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और एक और युद्ध का जिक्र करते हैं, वो है रूस और यूक्रेन युद्ध का। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए कुछ हथियार और रॉकेट्स एवं मिसाइल को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तथा जैमिंग द्वारा पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। अब इसका असर क्या पड़ेगा? क्या वाकई में यूक्रेन पूरी तरीके से अब त्रस्त दिखाई दे रहा है? अंकित, हम एक चीज और करेंगे इसमें, जैसे अभी हमने क्या किया है, देखिए दोनों जगह पर हम अब इम्प्लीकेशंस जो इनके हैं, क्या चीजें हो रही हैं, वो हम दर्शकों को देना चाहते हैं, बजाय सिर्फ कि एरिया में क्या हो रहा है। वो तो जनरली सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जरूर देंगे कि जैसे हम कह रहे हैं कि खार्किव पर अब लग रहा है कि रूस का पूरा केंद्र है वहाँ। दूसरी सबसे बड़ी सिटी है यूक्रेन की, और उसके आसपास के उसने पिछले एक हफ्ते में, जब से हम लोगों ने बात की है, उसने करीब 5 गांव और कैप्चर कर लिए हैं उसके आसपास के। और खार्किव पर वो लगातार अपनी बमबारी किए जा रहा है, अपना वहाँ पर एयरक्राफ्ट से, मिसाइल से, आर्टिलरी से। तो ये काफ़ी फर्क पड़ गया है। और अभी कुछ दिन पहले देखिए, उसने Tu-95 बॉम्बर, जो कि इवन न्यूक बेस्ड है, न्यूक्लियर वॉरफेयर वॉरेट्स ले जा सकते हैं, उनको भी वहाँ डाला था उसने, और तकरीबन 8 शहरों पर एक साथ किया था। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि रूस तो पूरे फुल स्विंग पर जा रहा है। और हालांकि अमेरिका ने धमकी जरूर दी है। रूस के जो न्यूक्लियर, हमने पिछले हफ्ते बात किया था कि कैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रेडीनेस एक्सरसाइज और ऑपरेशन रेडीनेस टेस्ट किया था रूस ने। तो अमेरिका ने बोला था कि अगर रूस ने यूक्रेन में न्यूक्लियर स्ट्राइक की तो हम जो है रूस को पूरा वाइप आउट कर देंगे न्यूक्लियर वॉरेट से। लेकिन खैर, वो सब जानते हैं कि हर के पास फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सब कुछ है। हमने पहले बात की थी काफ़ी पहले इसके बारे में। तो वो चीज़ वहाँ पर है, मतलब डर है। पोलैंड देखिए, उसने वॉल बनाने की बात कर ली है बॉर्डर पर अपने, और वो भी कौन सी वॉल, इट विल बी ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉल होगी, जो कि खुद डिटेक्ट करके, और जितने मिसाइल्स या ये सब आएंगे, ड्रोन्स आएंगे, उनको चेक करे और उनको जो है वो अगर जरूरत पड़े तो मार गिरा भी सकता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही हैं। तो देखिए, डर तो वहाँ बढ़ ही गया है। अभी एक और चीज़ आ गई है वहाँ पर, जेलेंस्की कह रहे हैं यूरोप के देशों को कि आप अपने यहाँ से ही मिसाइल्स फायर कीजिए पूरे रूस में, और उनको जो है अपने ही जगह पर जहाँ भी आपके तैनात हैं। इसका मतलब कि वो नाटो जो है डायरेक्ट लड़ाई हो, तो पुतिन पहले ही से कह रहे हैं कि जब से होगा, शुरू होगा, तो हम जो है डायरेक्ट इसको लड़ाई मानेंगे कि नाटो हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन यूरोप में भी लोग सोच रहे हैं कि भाई, अगर उसको हमने यूक्रेन तक नहीं रोका तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, कभी भी नेक्स्ट हमारे ऊपर आएगा। तो ये चीज़ें कुछ बढ़ गई हैं वहाँ पर, और इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ की भी लड़ाई जल्दी रुकने वाली नहीं है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, अभी तो तीसरा साल ये है। अभी देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि इनके वेपन्स, एम्युनिशन को जो इन्होंने, रूस ने डिस्ट्रॉय किया था। आप देखिए, पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि रूस ने इतने अब्राम टैंक्स जो अमेरिका के हैं, लेपर्ड टैंक जो जर्मनी के हैं, चैलेंजर जो इंग्लैंड के टैंक्स हैं, बहुत बड़े, इनको बहुत एडवांस टैंक्स माना जाता था कि इनको जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे और इनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट टैंक्स, आज देखिए इनका कहीं नाम नहीं आ रहा है पूरी लड़ाई में, क्योंकि इसको जो है रूस जो है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो भी इनके पास सामने आए। और ये चीज़ तो रूस ने पिछले इस महीने के
बीच में जब उन्होंने एक एग्जीबिशन किया था कैप्चर्ड आर्म्स एमिनिशन का, वेपन्स का, उन्होंने एग्जीबिशन किया कि यूक्रेन में उन्होंने कितने कैप्चर किए, उसमें दिखाया अब्राम और लेपर्ड सारे टैंक्स। तो ये पूरा दिखा करके उन्होंने कर दिया कि हम जो है इतने ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये फैक्ट है कि ये हुआ है ऐसा। कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 3000 टैंक्स गए इसके हमारे मतलब नुकसान हुए हैं यूक्रेन के, और तकरीबन 6 से 7 हज़ार के आसपास रूस के। बट ये वेस्टर्न मीडिया का कहना है, रूस का अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते कि कितना है। लेकिन इनके जो अभी तक मैं छोटे मोटे बहुत छोटा आंकड़ा दूं क्योंकि वो बिल्कुल वो नहीं कह सकते, लेकिन अब्राम टैंक्स का तो बड़ा क्लियर है। 31 टैंक्स जो दिए गए थे उसमें से 6 तो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कैप्चर कितने हुए उनका नहीं पता है, ये वेस्टर्न मीडिया, इसलिए मैं कह नहीं सकता कितना सही है। दूसरा, ब्रैडली जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है जो कि अमेरिका ने दिया है, उसमें से जो है तकरीबन 70, 186 में से 70 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। वही हाल चैलेंजर का है, चैलेंजर का टैंक्स का एग्जैक्ट नहीं डेटा है, बट यही तकरीबन हालत है। अगर लेके चलिए तो मुझे लग रहा है कि 1/3 जो उन्होंने दिया वो तो तकरीबन ओवरऑल ये डिस्ट्रॉय हो रखा है। इन लोगों इनका कोई अपना देना नहीं चाहेगा, एग्जैक्ट डेटा तो कोई नहीं देना चाहेगा कि फिर इनकी कोई पूछेगा ही नहीं, बताइए आपको लेपर्ड, चैलेंजर और लेपर्ड अपना अब्राम टैंक्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा कि कोई कंट्री लेना नहीं चाहेगी। तो ये जो चीज़ है, और जो मैंने आपको बताया जो तास रूस की जो न्यू एजेंसी है उसने कहा कि 1000 से ज़्यादा टैंक तो मारे हैं रूस ने ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के उससे। तो ये मतलब आंकड़ा है, लेकिन ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि 6 से 7 हज़ार या 8 हज़ार टैंक्स दोनों मिला करके वहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर। अब रूस ने अभी देखिए, आपने शुरू में अगर आपको याद होगा तो हम लोग बात करते थे कि इतनी एडवांस चीज़ें आई, 155 मिलीमीटर गन्स आई वहाँ से अमेरिका से, हिमार्स हाई मोबिलिटी जो है रॉकेट सिस्टम्स आए वो वहाँ से आए थे, अमेरिका से ही आए थे। और अमेरिका में जो उनके बाकी देश हैं जिन्होंने उनसे लिए थे उन्होंने दिया था M777 गन्स जो हम भी खरीद रहे हैं उनसे, लाइट गन 755 मिलीमीटर अमेरिका से वो आई थी यूक्रेन में। ऑफ कोर्स इनके जो एमिनिशन है उसके साथ, और स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स आई थी, ड्रोन्स आए थे। अब देखिए ये आए, और मैं सिर्फ आपको एक दूं कैपेबिलिटी, अगर एक्स कैलिबर शेल्स हैं जो होते हैं आप सब जानते हैं 155 मिलीमीटर की, जब ये शुरू में आए थे तो तकरीबन 75 से 80% इनकी एक्यूरेसी थी, इनकी किल प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि ये गाइडेड थे और जा करके अपना होमिंग या जैसे भी ये जाते थे अपना और टारगेट को डिस्ट्रॉय करते थे। अब ये हालत है कि ये सिर्फ 6% रह गया है, बाकियों का भी हाल है। इतना मैंने जो आपको गिनाया, हिमार्स के रॉकेट बहुत उनमें भी एक्सप्लोजिव होता है, वो भी वही रह गए 8 से 10%। स्टॉर्म शैडो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल जो इन्होंने दी थी इंग्लैंड ने, लेकिन देखिए सबका जो है इन्होंने जैमिंग की और स्पूफिंग, दो चीजें हैं, एक तो जैमिंग है एक स्पूफिंग है। जैमिंग है, देखिए क्या करते हैं कि वो जैसे जो फ्रीक्वेंसी है उसको जैम कर दिया, तो जैम कर दिया तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, जो टारगेट पर अपना पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जो प्रिसीजन नाम की चीज़ है कि बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक है वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ स्पूफिंग है। स्पूफिंग में वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने शिफ्ट कर दिया उसको, जो उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब उसके भी तरीके हैं, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसमें एलिंट सिगेंट कई तरह की हैं, वो हम कभी और वो करेंगे। बट इनमें उन्होंने एक तो कुछ होता है कि एनालाइज किया उसी समय और उसको साइड ट्रैक कर दिया मिसाइल को, या उसके ऊपर ले करके उनका डाटा और खुद भेज करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या फॉल्स डाटा दे दिया। अभी जो सिग्नल जा रहा है उसी सिग्नल को फॉल्स डाटा दे दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना फ़र्क इससे पड़ गया है वहाँ पर। ये जो सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें आई है, इन्होंने क्या किया है रूस ने कि पहले इनको स्टडी किया, शुरू में इनकी थी इफेक्टिवनेस, उसको स्टडी किया, इसके हर एक को रिवर्स कुछ जो पकड़े गए इन्होंने
उनका दिखाया गया था, इनफैक्ट रूस ने ही बाद में दिखाया, रूसी मीडिया में ही था ये, कि उन्होंने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, मतलब उसको पूरा खोल करके वो सिस्टम्स चेक किए, उसके जैमर्स और फ्रिक्वेंसी और बैंडविड्थ, उसकी जितनी भी चीज़ें थी, टेक्निकल चीज़ें, वो जो उन्होंने चेक किया और उसके बाद इन्होंने जैम करना शुरू किया। और आज की हालत ये है कि यूक्रेन कुछ कर नहीं पा रहा है। यूक्रेन खुद कह रहा है कि वो 1/10, मतलब अगर कहा यह जा रहा है कि रोज 10,000 करीब रॉकेट्स और शेल्स फायर कर रहा है रूस, और उसके अगेंस्ट यूक्रेन सिर्फ 1,000 फायर कर रहा है, और एक्यूरेसी वैसी कम हो रखी है, और इसीलिए आप देखिए कि हर जगह डिस्ट्रक्शन इतना आ रहा है। बिल्कुल। तो ये एक चीज जो है। दूसरी चीज एक और है, इवन इनक्रिप्टेड जो सिग्नल्स थे इनके, वो भी जो है उसने उसको डिक्रिप्ट करके और जैम कर दिया है। तो इसलिए अब अमेरिका में देखिए BAE सिस्टम्स जो कि बनाता था ये इनके शेल्स, वो जो है वो भी कह रहे हैं कि हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन उनको बहुत बड़ा डर हो गया है, जो अभी आज तक था कि हो नहीं पाएगा, ये सामने आ गया। तो एक तरह से देखिए बहुत बड़ा, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि एक टेस्ट बेड बन गया है यूक्रेन इन वेपन्स की टेस्टिंग का, और अभी जो बात हो रही है उसमें तो लग रहा है कि रूस ऊपर आ गया है, क्योंकि अगर जैम करके इनके सारी चीजें खत्म कर रहा है, तो कल को अब सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जो ये कह रहे हैं कि F-16 हो सकता है इस साल के अंत तक दे दें यूक्रेन को, उसमें भी अगर ऐसी चीज होगी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रूस के लिए। और इनएक्यूरेसी एक ये भी हो सकता है कि कुछ, मैं पूरा नहीं कहूंगा, कुछ हो सकता है कि कुछ इनएक्यूरेसी यूक्रेन की तरफ से भी हो, कि पूरे ट्रेन नहीं है, ठीक तरह से वो सिस्टम लगा नहीं पा रहे हैं, वहां भी मुश्किल हो रही है। कुछ ऐसी भी हो सकती है। हालांकि अभी न्यूज़ ये भी आई है कि नाटो जो है और अपने ट्रेन जो इंस्ट्रक्टर्स भेजेगा कि इनको जो है ट्रेन करें। दूसरा जो पीक, जो जितने वेपन्स आए थे, देखिए जो स्टडी एक में देख रहा था, जो हम कहते थे कि बहुत एडवांस वेपन्स इन्होंने यूक्रेन को दिया है, वो पीक एफिशिएंसी पर काम किए अपने, चरम जो कहते हैं उस पर, बट 2 से 3 महीने, उसके बाद फिर रशिया ने रूस ने उसकी कोई ना कोई काट लगा दी और प्रॉब्लम आ गई। बोइंग भी जो सप्लाई करता है लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स, बोइंग ने भी बोला कि हाँ हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये चीजें मुश्किल तो उनके पास हो ही गई हैं। इवन देखिए एक बीच में आया था कि ये GLSD है, ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, जो ये लॉन्च कर रहे थे, इन्होंने दिया था यूक्रेन को, उसको भी इन्होंने, जो कि बहुत एक्यूरेट हैं, वो 250 से 500 पाउंड के बॉम्ब थे और वो बहुत एक्यूरेसी के साथ जाते थे, उसको भी जैम कर दिया, जो कि माना जाता था कि जैमिंग रेसिस्टेंट हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं, बट जैमिंग रेसिस्टेंट की जैमिंग आप आराम से नहीं कर सकते, बट इन्होंने उसको भी जैम कर दिया। तो ये जो चीज़ें कुछ और हैं, वो बड़ा इनके लिए मुश्किल हो रहा है अभी। और रूस का जो एक साब सिस्टम है, और साब और बोइंग दोनों के जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने लग रहा है कि इन्होंने डिक्रिप्ट कर लिया है, इनका इंक्रिप्शन, और उनको फेल किए जा रहे हैं। तो ये कि बहुत बड़ी चीज़ थी जो अभी तक शायद टेस्ट नहीं हुई थी इस लेवल पर दुनिया में, जो एक चीज़, नई चीज़ इसमें मिली है इसमें। और ये जो अब इससे हो क्या रहा है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़ाई की कॉस्ट बढ़ गई। भले बिलियंस बोलते रहे अमेरिका और नाटो दे रहे हैं, बट अगर आप बताइए 10 में से 8 या 6 सिस्टम, 6 क्यों, आप इनको अगर 6% ही एक्टिव हो रहे हैं, तो मतलब 90% अगर इनएफेक्टिव हो गए, तो 90% तो कॉस्ट ऐसे बढ़ गई ना। मतलब 90 अगर यूज इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे और वेस्ट हो गए, वो पैसे तो आपके 90 के खर्च हो गए, लेकिन उनके इफेक्ट तो किए नहीं, घसी कर रहे हैं। तो ये जो है लड़ाई की कॉस्ट, कीमत यूक्रेन के लिए, नाटो के लिए और अमेरिका के लिए बढ़ गई, रूस के लिए कम हो गई, क्योंकि रूस तो उतना इनका नुकसान कर रहा है, उसके ऊपर नुकसान हो नहीं रहा है। इन एक्चुअल फैक्ट देखा जाए तो रूस ने जो इनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इंग्लैंड की, उनका कहना है कि अभी जो उसके पास हथियार हैं, उसने अपनी क्षमता 6 से 7 गुना बढ़ा ली है प्रोडक्शन की, इन्होंने अभी बढ़ाना है, और 2025 तक तो आराम से वो लड़ाई लड़ सकता है। तो ये अगर कंडीशन है, और ये जो माहौल है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, इसमें देखिए
एक चीज जरूर सिखा दी है, जैसे मैंने कहा, एक तो नया सिस्टम है, टेस्ट बेड है, पता लग गया कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज, पहले हम कहते थे खासकर नाटो के उसमें कि प्रिसीजन स्ट्राइक लेकर के, बहुत प्रिसाइज करके, बिल्कुल एक्यूरेट करके वो जीत सकते हैं, बहुत बड़ा आपको हथियार का जखीरा रखने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ उल्टा हो गया है कि आप सिर्फ प्रिसीजन से नहीं जा सकते, वो आप जैम कर दिए गए, रोक दिए गए, तो आप प्रिसीजन आपका कोई काम नहीं करेगा, और वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि मास मतलब पूरा जखीरा हथियारों का, जो आप कहते थे कि नहीं जी कम कीजिए, या प्रिसीजन, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, एक को छोड़ के नहीं चल सकते, सिर्फ प्रिसीजन के ऊपर नहीं जा सकते। आज के जो हालात हैं, जो ये जैमिंग की जो हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि यूक्रेन इनफेक्टिव हो रहा है हर जगह पर, और रूस ने 4-5 जगह से अपनी प्रोबिंग शुरू कर दी और आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये अक्सर कमी होता है कि चीन हमारे विषय वस्तु में ना हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो और हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि हम चीन के बारे में भी बात करें। तो चीन कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से उसके पड़ोसियों की टेंशन जो है बढ़ी रहे। चीन ने अभी ताइवान के नज़दीक ही 3 दिवसीय आक्रामक युद्ध का अभ्यास किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन इस अभ्यास के जरिए दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्या ताइवान को लेकर चीन के अंदर कोई प्लान चल रहा है क्या? बिल्कुल अंकित, देखिए हम लोग बात करते भी रहे हैं, और चीन ने तो साफ बोला है कि भाई ये हमारा ही एक प्रांत है और हम हमारे साथ है, हम जल्दी में नहीं है, बट ये हमारा है, हम इसको यूनाइट करेंगे अपने साथ। जबकि ताइवान बोलता रहा कि हम तो अलग हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हमारी गवर्नमेंट है, हम डेमोक्रेटिक उसमें हैं। और कायदे में अगर आप बहुत पहले जाइए तो वास्तव में ताइवान चीन का तो हिस्सा नहीं था, बल्कि वहाँ से चियांग काई शेक जब भाग करके आए थे माओ के उसमें, जब तो यहाँ से गवर्नमेंट चला रहे थे। बिल्कुल। और किसी जमाने में मान्यता ही ताइवान की थी। लेकिन अब हालत थोड़ी ऐसी है कि देश दुनिया में बहुत कम देशों ने ताइवान को ही मान्यता दी है, सब वन चाइना पॉलिसी में चल रहे हैं। अमेरिका भी कहता है, लेकिन अमेरिका ये भी कहता है कि हम ताइवान को मदद देते रहेंगे, उनको उसके साथ हैं कि वो डेमोक्रेटिक जिस तरह से चल रहा है उसी हिसाब से ऐसे चलना चाहिए। तो अब जो है ये चीज़ ताइवान से बहुत दिनों से चल रहा है, और ये चीज़ मतलब फ्लेयर अप, या ये कहिए कि आग में घी तब हुई थी जब नैन्सी पेलोसी जो पहले 2022 में उनकी विजिट थी ताइवान में, जब गई थी, उस समय जो है चीन ने इसको बहुत दूसरे तरीके से लिया था कि भाई ये होना नहीं चाहिए, अगर ये वन चाइना पॉलिसी में हमारे अंडर में है तो ये कैसे डायरेक्टली उनके पास संबंध स्थापित कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो ये जो है मुद्दा चल रहा है, और इसके ऊपर बहुत मतभेद हैं दोनों में, चीन और अमेरिका में। इनफैक्ट पिछले साल अक्टूबर जब दिसंबर में गए थे शी जिनपिंग अमेरिका में, और वहाँ जो बाइडेन से मिले थे, वहाँ भी उन्होंने बोला था कि ताइवान के मामले में जो है इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अमेरिका ने बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ चली रही है। और अभी देखिए पहले भी इसने 2022 में भी एक्सरसाइज की थी वहाँ पर चीन ने, लेकिन अभी और बीच बीच में वो जो लक्ष्मण रेखा कहिए दोनों के बीच में, उसको भी पार करता रहा है एक्सरसाइजेज में, और अपने नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट उसके फाइटर एयरक्राफ्ट अगर जाते थे रेकी में तो वो भी वो करता रहा है। अभी जो है ताइवान के जो नए जो चुनाव हुआ है उसमें उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही अपना कार्यभार संभाला है वहाँ पर, और उन्होंने संभालते हुए बोला कि भाई हम चीन से दुश्मनी या लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और उस हिसाब से चलते रहेंगे। ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आई है। उन्होंने कहा तो सेपरेटिस्ट बात हो रही है, और उन्होंने जो है अभी जो है उसके ऊपर उन्होंने एक्सरसाइज किया, जिसका उन्होंने नाम दिया है ज्वाइंट सोर्ड 2024। और इस एक्सरसाइज को उन्होंने पार्ट 1 बोला है। 3 दिन कहिए, एक दिन शुरू होकर 2 दिन और तीसरे दिन चली है, 3 दिन की एक्सरसाइज थी। लेकिन मुख्य चीज़ ये थी इसमें कि इनका जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है चीन का, जो उधर का एरिया देखता है, उसके पूरे कंट्रोल में हुई, जो पहले इस तरह का नहीं था।
और इन्होंने 5 डिफरेंट लोकेशंस में एक्सरसाइज की। मतलब एक तरह से अगर हम दूसरे उसमें कहें कि उन्होंने एनसर्कल किया ताइवान को, 5 जगह से उन्होंने किया, ये दिखाने के लिए कि हम ऐसा 5 तरफ से कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रोबिंग भी कर रहे होंगे कि वो वहाँ पर क्या है, किस तरह से है, बट इनका एम वही था कि एनसर्कल करने का। और इन्होंने नाम भी एक्सरसाइज किया, जैसे मैंने कहा 2024 ए दिया है, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, ए अगर है तो बी पार्ट भी आएगा, तो ये और करेंगे। तो ये भी इन्होंने मैसेज इसमें दिया। और दूसरा मैसेज जो इन्होंने ये देना चाहते हैं, उसमें बड़ा इन्होंने साफ ये बोला भी था कि वो जो है अपने दिखाना चाहते हैं कि हमारा पावर कहाँ तक है। हालांकि इन्होंने देखिए अगस्त 2022 में भी एक एक्सरसाइज की थी उधर, और अप्रैल 2023 में भी एक एक्सरसाइज की वहाँ पर की थी उन्होंने। मैंने जैसे बताया, अगस्त 2022 वाली तो नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद हुई थी, लेकिन अप्रैल 2023 में भी इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी। और अभी जो की है इन्होंने फोकस जो डाला हुआ है, जैसे हमने कहा, एक तो एनसर्कल करने का, घेराबंदी करने का, किधर से अब उन्होंने थ्रस्ट एरिया देखा है कि कहाँ से खुद जा सकते हैं, कहाँ से इनको थ्रेट मिल सकती है, ताइवान से या अमेरिका से कैसे हो सकती है। इन्होंने फोकस जो किया हुआ है वो ज्वाइंट सी और एयर कॉम्बैट ड्रिल्स, पहले अलग अलग करते थे, अब इन्होंने ज्वाइंट किया है। और थिएटर कमांड है तो उसके अंडर में चीज़ें हुई हैं कि समुद्र में, मतलब जो इनका है या जहाज जो इनके हैं उससे, और एयरफोर्स कैसे ज्वाइंट ड्रिल्स कर सकती है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कैसे कर सकते हैं। इन्होंने टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए होंगे कि टारगेट्स कौन से होंगे। इंटीग्रेटेड ग्रुप्स इन्होंने बनाए इस बार, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से वहाँ ताइवान में अटैक कर सकें। तो ये जो इन्होंने इसमें J-12, J-20, J-16 ये सारे फाइटर्स इस्तेमाल किए, जो बहुत मॉडर्न फाइटर्स इनके हैं, और टाइप 052 और टाइप 071, एक तो डिस्ट्रॉयर और एक एम्फीबियस डेक्स, इनको भी इस्तेमाल किया इसके लिए उन्होंने। और इनके डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको भी प्रैक्टिस की, फायर नहीं, मतलब प्रैक्टिस पूरी की। तो कहने का मतलब कि ये पहली बार इन्होंने इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेकर के अपने थिएटर कमांड के अंडर में इन्होंने प्रैक्टिस की है। और इन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह सब कुछ किया, सारी ड्रिल्स की, फायर नहीं किया बट ड्रिल्स पूरी की। कहने का मतलब कि वो उन्होंने सिर्फ गोले गिराने से छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें कर ली, मतलब सारी चीज़ें कर ली, बस गिराए नहीं। बस वही एक चीज़ थी जो नहीं हुई। तो ये जो है ज्वाइंट, जैसे मैंने कहा, ज्वाइंट वारफेयर किया क्योंकि उनका थिएटर कमांड है। और उन्होंने इसमें एक चीज़ नहीं की, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं ले आए, क्योंकि मुझे ख्याल से जरूरत भी नहीं थी। 140-50 किलोमीटर का तो बीच का एरिया ही है जहाँ से आ सकते थे। अब इन्होंने साफ बोला हुआ है कि भाई ये तो हमारा है और इसको हमारा पार्ट है, हम जैसे भी ये लेंगे इसको। लेकिन एक चीज़ और है, ताइवान का रिस्पॉन्स भी देखिए। इसमें ताइवान ने साफ किया है कि भाई हम हर तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे, हमारा हर एक जो सिटीजन है वो तैयार है इसके लिए डिफेंड करने के लिए। इन्होंने भी इस समय अपने एयर और ग्राउंड जो फोर्सेस थे उनको अलर्ट पर रखा हुआ था। इन्होंने अपने इनके जो HF-3 सुपरसोनिक मिसाइल है उसको भी रेडी कर रखी थी। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट जो HF-3 एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी इन्होंने रेडी कर रखी थी। और अपने एयर डिफेंसेज, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी हैं जो ताइवान में हैं, एयर डिफेंसेज से इन्होंने देख लिया कि रूस में भी कितनी ज़रूरत है एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो उसको जो इन्होंने अपना कर रखा था तैयार। तो रिस्पांस के लिए तो तैयार थे, लेकिन देखिए फिर भी फ़र्क तो बहुत है दोनों में। बिल्कुल, वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। आप ताइवान भी समझ रहा होगा ना कि अमेरिका के कंधों पर यूक्रेन बिल्कुल। लेकिन देखिए सवाल ये है कि ताइवान और अमेरिका के बीच में ऐसी कोई संधि नहीं बनी है जैसे बाकी जगह है कि हम अगर कुछ हुआ तो हम डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देंगे। खाली है कि हम इनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। मिलिट्री वर्ड या वो नहीं है सुरक्षा वाला, लेकिन लिया ये जा रहा है कि ये मतलब इसका यही है जो भी इनका एग्रीमेंट है। अब
कंपेयर अगर करें तो देखिए ताइवान तो कुछ नहीं है चीन की पूरी फोर्स के सामने, लेकिन चीन को भी डर है कि अगर हम उधर फ्रंट खोलेंगे तो कहीं एक और फ्रंट मत खुल जाए, 2 फ्रंट और मत खुल जाए। एक ऑफ कोर्स भारत का फ्रंट, एक कहीं और अगर अमेरिका शुरू कर दे तो वो भी, उनको भी डर है। लेकिन एयरफोर्स काफ़ी है, नेवी बहुत ज़्यादा है इनके, चीन का J-20 एक बहुत अच्छा मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया, जो पहले नहीं करते थे। सैटेलाइट साइबर वॉरफेयर में ऑलरेडी आगे हैं, लेकिन जो ताइवान की जो खबर है जो आई थी, ताइवान ने भी अपना स्पेस और साइबर वॉरफेयर के लिए काफ़ी अपने आप को आगे कर लिया है, मजबूत कर लिया है, और नेचुरली अमेरिका से सहायता इनको उसमें मिल रही होगी ऑलरेडी। लेकिन ये भी एक चीज़ नोट करने लायक है कि अमेरिका की कोई ट्रुप्स वहाँ डिप्लॉयड नहीं है, हेल्प के रूप में लोग गए हुए हैं। तो अब वो हेल्प कौन हो सकते हैं वो तो अलग हो है, लेकिन ये भी चीज़ है कि वहाँ इनका कोई प्रॉपर ब्रिगेड या कोई बेस नहीं है अमेरिका का। लेकिन अगल बगल में देखिए जापान से लेकर के 8th फ्लीट वहीं है, जापान में बेस है, फिलीपींस में, तो उस तरह से तो नज़दीक है, अमेरिका नज़दीक है और चीन ये भी जानता है। तो इसलिए उसने भी इस बार शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। तो ये जो है थोड़ी सी इस बार एक्सरसाइज मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा प्रोवोकेटिव जरूर थी। इन्होंने ड्रिल्स बिल्कुल प्रोवोक करने के लिए और थ्रेटन करने के लिए, मैं ये कहूँगा थ्रेटन करने के लिए प्लस ड्रिल्स और ये फोर्स दिखा करके उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि ये क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। तो थ्रेट भी किया और एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी डाल दी कि करेगा क्या, किस तरह ये होगा। तो एक वो भी चीज इन्होंने एंगल इस बार उनको डाल दी है। और लेकिन अगर उन्होंने एक एक्शन लेना होगा तो देखिए एक टास्क फोर्स तो उनको बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे इन्होंने सेलेक्ट करके छोड़ दिया। हालांकि देखिए एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी वो रुके रहे, मूव नहीं किए तुरंत वहाँ से इनकी जो फ्लीट्स थी। लेकिन इनको टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, चाहे एम्फीबियस है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ताइवान स्टेट है वो सबसे कम चौड़ाई 128 किलोमीटर है, तो वो भी कम नहीं होता। उसको भी पार करना, उसमें एक्शन करना, बाकी चीज़ें जो भी हैं, अगर वो इसका पहले स्ट्राइक करके और इसके सारे सिस्टम्स ताइवान के वो सप्रेस करना चाहे चीन, उसके लिए भी समय चाहिए। अर्ली वार्निंग लगा रखा है ताइवान ने। ताइवान के पास देखिए ताइवान के पास सबसे अच्छी चीज़ है कि हाइट्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स के। ये 3000 फीट से लेकर के 3000 मीटर से लेके 3960 मीटर जो सबसे बड़ा है वो है। तो उसके ऊपर वो रडार्स और बाकी चीज़ें रख करके काफ़ी अंदर तक चीन के देख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिना वैसे ही चले आएंगे। हालांकि वो भी, चीन भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग, साइबर ये सब करेगा, लेकिन फिर भी इनके पास भी रोबोट सिस्टम है जो पता कर लेंगे अगर चीन स्ट्राइक करेगा तो इतना रिएक्शन टाइम मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ताइवान को अपने आप को तैयार करने में, और ऑलरेडी वो तैयार करने में अपने आप को लगे हुए हैं। और चीन जो है इनके एयर डिफेंस और मिसाइल से नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं कि वो आराम से चले आएंगे। हाँ, अगर ताइवान का ब्लॉकेड कर देगा चीन, हालांकि ब्लॉकेड करने में देखिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो उससे जो है ये हो सकता है कि बाहरी मदद ना आ पाए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा जिस तरह की सिचुएशन इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी में आज की है। तो उसमें अमेरिका या बाकी देश होने नहीं देंगे वहाँ पर। और यहाँ पर अगर इनका ताइवान, जैसे मैंने कहा, उसके पास हाई माउंटेन पीक्स हैं, और ऐसे 3000 जो मैं बात कर रहा था, तकरीबन 200 हाई ग्राउंड्स ऐसे हैं आइडेंटिफाइड ताइवान में जो कि इस्तेमाल वो कर सकता है। तो उससे उसको बहुत फ़र्क पड़ जाना है। और तो उसकी भी स्ट्रेंथ कम नहीं है। एयरफोर्स 400 के आसपास उसके पास भी एयरक्राफ्ट हैं, F-16 भी उसके पास पड़े हुए हैं, मिक्स भी हैं 2000, तो है उसके पास भी। और उसको अपना एरिया तो छोटा ही है उसका, चीन के अंदर जाके उसने अटैक करना नहीं है, उसने क्लियर कर दिया है, तो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है चीन को, जो भी चीन की फोर्स आएगी। तो इतना ये भी आसान नहीं है। अब अमेरिका का जो हम बात कर रहे थे, देखिए ट्रीटी तो ऐसा नहीं है डिफेंस की, बट जो एग्रीमेंट है, ट्रीटी नहीं है बट जो एग्रीमेंट है उसमें यह है कि मदद करेगा।
तो उसके भी जो है, अभी देखिए इनकी एक्साइज खत्म हुई 25 को, 27 मई को 25 मई को एक्साइज खत्म हुई चीन की। 27 मई को अमेरिका ने एक कांग्रेस से डेलीगेशन एक मेंबर्स की भेज दिया है ताइवान में, जिसको अगेन बड़ा अलग से लिया है चीन ने। लेकिन उन्होंने मैसेज दिया कि उन्होंने एक्साइज किया 25 तक, 27 तक अपना कि हम ताइवान के साथ हैं। तो ये एक उन्होंने अपना मैसेज दिया। और क्वाड उधर बना हुआ है, देखिए इंडो पैसिफिक में। मैंने कहा 7th फ्लीट वहाँ पर ऑलरेडी है। जापानीज वाटर्स उसके आसपास, जापान में बेस हैं, साउथ कोरिया में बेस हैं। तो ये जो है, एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, चीन को सोचना पड़ेगा यूक्रेन से लेसन लेकर के। इतना बड़ा रूस 2.5 साल हो रहे हैं, अभी तक चले जा रहा है, पूरा ले नहीं पाया जो सोच के गए थे। तो ताइवान भी, चीन अगर सोचे कि ताइवान पर ऐसे आसानी से कैप्चर कर लेगा, मुझे लगता नहीं कि थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा कि यूक्रेन में क्या हुआ और क्या इतनी आसानी से वो सोच रहे हैं, उतनी आसानी से शायद नहीं हो पाए। तो ये एक लेसन वहाँ से लेना उनको ज़रूरी पड़ेगा। और जो यहाँ मुझे लग रहा है ताइवान अपनी स्ट्रेटजी पर कायम रहेगा, जो उसका है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, बट अपनी सुरक्षा को लेकर के वो मजबूत रखेगा। उसने ऑलरेडी वेपन्स एम्यूनिशन अपने लेने शुरू कर दिए हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी शुरू कर दी हैं। और जहाँ तक देखिए, मैं एक और एंगल ऐड करना चाहूँगा, भारत का जहाँ तक ताइवान के साथ है, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। 2 चीज़ें आप देखिए कि कुछ दिन पहले, पिछले साल से ही ताइवान ने तकरीबन 1 लाख वर्कर्स लिए हैं भारत से, वहाँ पर जो काम करने के लिए गए हैं। वो सेमीकंडक्टर के माल में दुनिया के सबसे नंबर 1 है, आपको पता ही है। वो हमारे यहाँ आकर के, वो भी जो हमसे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर के ऊपर 2025 में कहा जा रहा है कि हम भी एक काफ़ी बड़े फोर्स बन जाएंगे सेमीकंडक्टर की। तो ये जो है लेकर के हमारा उनके साथ ऑलरेडी संबंध हैं, ये चल रहे हैं। चीन के साथ हमारे संबंध गलवान जैसे ही हैं, जो चीज़ हो रखी है। तो वो एक बार कहते हैं ना, वो पीठ में छुरा भुगने के बाद आप उस पर भरोसा कर नहीं सकते। तो हम तो जो है, हमें चलते रहना चाहिए, जिस तरह हम ताइवान के साथ हैं, उसकी मदद जो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए कि इम्पोर्टेंट और है, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत देशों ने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वन चाइना पॉलिसी लेके चल रहे हैं, भारत भी लेके चल रहा है, लेकिन ताइवान के साथ है। चीन, अमेरिका भी लेके चल रहा है कि उनके साथ है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इस पर भी ताइवान को इन डिप्लोमेटिक मामलों में भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो आगे रहना चाहता है, मुकाबला करना चाहता है, तो इस चीज़ में उसको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड में और जो है देश उसके साथ रहें, उसको रिकॉग्नाइज करें। रक्षा के क्षेत्र में देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एक भारत के लिए अच्छी खबर भी है कि भारत की कंपनी म्यूनिशंस इंडिया ने हाल ही में करीब 1,155 mm गन के इम्यूनिशन का निर्यात किया है। आप इसे एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अंकित, देखिए सोशल मीडिया में और बाकी जगह न्यूज़ में काफ़ी आया कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है अंबाझारी में, जो कि बेसिकली एम्यूनिशन, मतलब गोला बारूद का ये प्रोड्यूस करती है, 155 मिलीमीटर, जो हमारे पास बोफोर्स गन जो है, और जो आगे हम गन्स हमारे पास धनुष और बाकी सिस्टम जो बन रहे हैं, एक टाटा बना रही है, LNT बना रही है, उस गन्स जो बन रही हैं, उसका एम्यूनिशन जो ये गोला बारूद है वहाँ बनता है। तो उसमें से एक टाइप का एम्यूनिशन, कई टाइप का एम्यूनिशन है जो कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक यूरोपियन कंट्री को, जो नाम नहीं दिया गया है इसमें। 1 लाख M107 है एम्यूनिशन का नाम। बट एक चीज़ में इसमें यह है कि देखिए, जो आपने कहा उपलब्धि की बात की है कि हाँ, ये पहला है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताऊं आपको कि ये जो 2021 में रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की, जो इन्होंने इसको कंपनीज में कॉरपोरेट बना दिया गया था टोटल, तो उसके बाद ये चीज़ें आई थी। इनका पूरी जितनी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, 7 ग्रुप की बनाए गए थे, और 7 में इन्होंने अलग अलग करके ग्रुप्स थे, जिसमें यंत्र
निगम है, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जो अभी आप कह रहे थे, ये 7 डिफेंस कंपनी जो एक आर्मर्ड व्हीकल निगम है, फिर ट्रूप कंफर्ट्स निगम है, एडवांस एक वेपन इक्विपमेंट है, फिर इंडिया एक ऑप्टिकल है वो भी है इसमें, और ग्लाइडर्स इंडिया करके, तो ये 7 बनाए गए हैं। उनमें से एक ये जो है एमिनिशन वाली एक कंपनी है इसमें। और ये M107 देखिए मैं नहीं कहूँ बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि एमिनिशन जो है 155 मिलीमीटर ही अभी कैलिबर जो है चल रहा है, और हर जगह उसी की डिमांड है। हर जगह देखिए आप, यूक्रेन लड़ाई में देखिए, इजराइल में देखिए, सब जगह, और हम भी उसी के उसमें जा रहे हैं। और चूंकि हम 155 मिलीमीटर की बात कर रहे हैं, तो आगे भी देखेंगे कि भारत भी इसका एक्सपोर्ट करेगा, जो कंपनीज बना रही हैं, प्राइवेट सेक्टर हमारा जो है इसको। अब इसके मैं बताना चाहता हूं कि 5-6 तरह के एमिनिशन होते हैं 155 मिलीमीटर के। M107 जो एक्सपोर्ट हुआ है बेसिकली एक ट्रेनिंग एमिनिशन है। ट्रेनिंग मीन्स जहां हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी, उस समय फायर करते हैं, क्योंकि दूसरे एमिनिशन जो मैं बताऊंगा वो बड़े कॉस्टली हैं, और उनका इस्तेमाल सिर्फ टारगेटेड उसमें स्ट्राइक में होता है। और इस समय देखिए बहुत भारी कमी आप देख रहे हैं, यूक्रेन को एमिनिशन नहीं मिल रहा है, इजराइल को भी आर्टिलरी एमिनिशन चाहिए, हर जगह एमिनिशन की मतलब इसकी कमी है, और एक गियरअप नहीं थे कहीं भी इतना एमिनिशन बनाने के लिए। हमारी जो फैक्ट्री अंबाझारी वाली, ये ट्रेनिंग एमिनिशन हमने फायर किया, चूंकि हम बोफोर्स रेजिमेंट मैंने कमांड किया तो हम उसमें थे, तो M107 लेकर के हम प्रैक्टिस में जाते हैं, जिससे कि बाकी प्रिजर्व करें एक्चुअल लड़ाई के लिए। हाँ, जिनकी डेट खत्म हो जाती है उसको लेकर के जरूर हम इस्तेमाल करते हैं उसका। तो ये तकरीबन 18 किलोमीटर तक का रेंज होता है, प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज जो बाकी एमिनिशन है वो 24 से लेकर 30 किलोमीटर तक का उनकी मारक क्षमता है, रेंज है, जहाँ तक कि वो जाते हैं, और कुछ स्ट्राइक करते हैं, प्रिसीजन है। तो ये जो है इस एमिनिशन का जो भी एम तो सिर्फ होता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन देखिए इसको लड़ाई में भी इस्तेमाल करने से तो कोई नहीं रुकता। 18 किलोमीटर तक तो कुछ तो डैमेज करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता, फिर भी ये इस्तेमाल तो हो ही सकता है इसमें। और ये देखिए गन्स हमारे पास जब बोफोर्स आई थी 1989 में, तब से ये एमिनिशन हमारे पास है। पहले हम इंपोर्ट करते थे हर एक चीज़, बाद में एमिनिशन बनना शुरू हुआ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 1999 कारगिल की लड़ाई में आ ही रहा है कारगिल विजय दिवस अभी अगले महीने, बट उस समय देखिए हमारे पास एमिनिशन ख़त्म हो रखा था, बहुत कम एमिनिशन था, और ये एमिनिशन मंगाया गया था, इंपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से और देशों से, और जिसको हमने इस्तेमाल किया उस समय। तो ये हमारे साथ ही कंडीशन थी। तो ये एमिनिशन एक बनना ही बहुत बड़ी बात है, और अभी तक ये फैक्ट्री 40 से 50 हज़ार के आसपास एमिनिशन बनाती थी अपने फौज की कंजम्पशन के लिए, कि वो इस्तेमाल कर सकें। मैं 155 की बात करूं तो देखिए इसका जो एमिनिशन होता था, एक तो हाई एक्सप्लोजिव होता था, नॉर्मल हाई एक्सप्लोजिव, जो कि करीब 24 किलोमीटर तक की रेंज थी। एक हीर एमिनिशन बोलते हैं, हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडेड रेंज, जो कि 30 किलोमीटर तक मारक क्षमता थी उसकी। उसके अलावा स्मोक एमिनिशन होता था, जो स्मोक जाकर के दुश्मन के इलाके में स्मोक बॉम्बलेट्स गिराता था कि स्मोक पूरा वहाँ फैल जाए। उसके बाद इल्यूमिनेशन की रात के टाइम अगर हम रोशनी देखना चाहें तो वो भी वहाँ दुश्मन के एरिया में डाल सकते हैं, या जहाँ भी दुश्मन आ रहा है वहाँ एरिया को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। ये को एमिनिशन इसका है। कार्गो एमिनिशन होता था, जिसमें 72 छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते थे, कुछ जा करके टैंक्स को भी स्ट्राइक करते थे, या लाइट व्हीकल्स के लिए तो बहुत तेज ऊपर फटते थे, स्ट्राइक करके उनको बहुत डैमेज करते थे। एरिया वेपन थे काफ़ी, कुछ इसमें माइंस टाइप थे कि बाद में एक्सप्लोड होते थे। तो ऐसे करके क्रास्नोपोल एक होता था, क्रास्नोपोल एमिनिशन बेसिकली हम फायर करते थे टैंक्स और ऐसे बंकर्स के लिए। तो ये कई तरह के एमिनिशन है, जो मेन एमिनिशन मैं कह रहा हूँ। अभी जो हम आपने बताया, जो बात कर रहे हैं हम, ये जो है ट्रेनिंग एमिनिशन है। तो अभी मेन एमिनिशन हम नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कारण भी हैं उसके, आप देख रहे हैं किस वजह से। लेकिन ये जो है ट्रेनिंग एमिनिशन है, इनका ये बना रही है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जो देखिए सिर्फ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बना रही है, इसमें
और भी बहुत हैं जो मीडियम और स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। कोई उसका शेल का जो आउटर केस है वो बना रहा है, कोई फ्यूज बना रहा है, कोई गाइडेंस सिस्टम, ऐसे करके बना रहे हैं और ओवरऑल ये सिस्टम यहाँ बन रहा है। तो एक उपलब्धि इस मामले में है कि कम से कम पहली बार 155 मिलीमीटर के शेल्स जो हैं भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और 1 लाख कम नहीं होते, बिल्कुल, वो भी यूरोपियन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक उपलब्धि है। और मैं भी लेता हूं कि देखिए अगर हम M10 से एन कर सकते हैं तो बाकी भी जो एमिनिशन है हाई एक्सप्लोजिव एक्सटेंडेड रेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक उपलब्धि है और इसको ये लेके चलना चाहिए कि हम आगे ये भी सिस्टम है। और ये उपलब्धि क्यों है, देखिए अगर यूरोप में इस एमिनिशन की डिमांड है तो बाकी देश तो करेंगे ही करेंगे। चाहे आप सेंट्रल एशियन रीजन में लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन में लीजिए, अफ्रीका लीजिए और मिडिल ईस्ट तो है ही। तो हमको और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए 155 मिलीमीटर्स के लिए अभी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तकरीबन आई थिंक 225 मिलियन डॉलर का उन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है जो 3 साल में सप्लाई करना है उनको। तो ये ऑलरेडी ये चीज़ शुरू हो गई है जो एक अच्छी शुरुआत है इसमें। और चूंकि हम सिर्फ एमिनिशन की बात करें इसलिए हम बाकी उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए ग्लोबल एमिनिशन का जो मार्केट है आज की तारीख में $30 बिलियन से ज़्यादा का है और हम बहुत ही लो अभी परसेंटेज पर हैं, मे बी 1 से भी कम। तो इसका मतलब कि हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। जिस तरह स्टॉक पाइल खत्म हुए यूरोपियन कंट्रीज का, जिस तरह हुआ कि उनको कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ रही है एमिनिशन के लिए, हमारे पास तो ऑलरेडी है, कैपेबल लोग भी हैं, कैपेसिटी भी है, तो हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें म्यूनिशंस इंडिया का खुद का कहना है कि 6,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी इनके पास हैं एमिनिशन सप्लाई के लिए। और भारत का जहाँ तक है, देखिए अभी तक हम 1% है, 1% से नीचे हैं, लेकिन भारत ने ये सोच रखा है कि ये जो क्षमता है अगले तकरीबन 3 से 5 सालों में 5 से 6% बढ़ानी है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब कि हमें हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जो अल्टीमेटली 30% ले जाना चाहते हैं, तो आप सोचिए 30% बहुत बड़ा मार्केट होगा वर्ल्ड लेवल में। मतलब हमने तैयारी शुरू कर दी है उसमें जाने के लिए। तो आत्मनिर्भरता से हम आगे बढ़ गए, अब आत्मनिर्भर तो हो ही जाएंगे। अब तो एक्सपोर्ट करेंगे तो हम तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल, तो हम उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी देखिए हम जो है कुछ हम इसमें ऑलरेडी बना रहे हैं एमिनिशन। टैंक की एमिनिशन की हम बात करें, एंटी टैंक एमिनिशन, मैंगो करके एक एमिनिशन है जो रूस की एक कंपनी के साथ मिल करके हम बना रहे हैं, वो भी जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़, फिजिबिलिटीज़ बहुत हैं। स्मॉल आर्म्स एमिनिशन, टैंक एमिनिशन जो मैंने बात की, ये सब चीज़ों में हम जा सकते हैं। बाकी ये हैं और ऑलरेडी देखिए अगले साल के लिए तो टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, करीब 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। बहुत बड़ा लेवल है, 24-25 हज़ार करोड़ से अगर आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ लेके अगर इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं तो ज़रूर हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी उतनी है। बहुत बड़ी बात है। और वही मैं दोबारा कहूँगा कि आत्मनिर्भर से बढ़ के हम तो अभी मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं। और कई मतलब जैसे मैंने कहा हम सब में नहीं जाएंगे, बट आप देखिए फिलीपींस ने हमसे ऑलरेडी ब्रह्मोस ली है, और भी देश इसमें, वियतनाम है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कुछ देश हैं जिन्होंने कि और इंटरेस्ट दिखाया है। आर्मीनिया को हमने पिनाका रॉकेट दिया है, उनको भी एमिनिशन दिए हैं। तो ये ऑलरेडी चल रहा है। और आज जो आप बात कर रहे थे एक्सपोर्ट का, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रिलेशन था, मतलब हमारे इंपोर्ट्स 2013-14 में 35 गुना ज़्यादा थे एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। 2022 की मैं दूं, 2022 का, बिकॉज 22-23 वाला जो हमारे पास पूरा वो नहीं है, बट 22 वाले में जो डेटा मैं देख रहा था उसमें था ये 35 गुना से नीचे आकर के 4 से 5 गुना हो गया था। मतलब हमारे इंपोर्ट्स वेर जस्ट 4 से 5 गुना एज कंपेयर टू दिस थिंग। 22-23 में थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि रफेल आए,
बट उसको अगर एक आइटम निकाल दीजिए, बाकी मैं नॉर्मल जो बाकी आइटम की बात कर रहा हूँ, तो हम उस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच गए हैं। अगर और आगे बढ़ गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए इसमें है क्या, हम तो अभी तक जा रहे हैं सिस्टम सब सिस्टम्स में, एक्सप्लोजिव्स में, पायरोटेक्निक्स में, एक्सप्लोजिव से सब चीज़ें जा रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल इसके ऊपर जरूरी है 2-3 चीज़ों के लिए, कि एक, ये मिसयूज नहीं हो, गलत हाथों में नहीं जाए। अभी चाइना के अगेंस्ट देखिए पूरे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका लगा रहे थे कि ये कुछ ऐसे सिस्टम्स सप्लाई कर रहा है चाइना रूस को, जो कि हैं तो सिविल में इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो यूज़ हो सकते हैं मिलिट्री यूज़ के लिए। अब आप देखिए एक्सप्लोजिव है, डेटोनेटर हैं, ये सब चीज़ें बाहर भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कहीं आपने ब्लास्ट करना है, अंडरग्राउंड ब्लास्ट या इसको टनल ब्लास्टिंग या माउंटेन ब्लास्टिंग करते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप उसके लिए भेजें सिविलियन यूज़ के लिए या बाकी यूज़ के लिए। जैसे न्यूक्लियर का है कि आप कहते हैं सिविलियन न्यूक्लियर यूज़ या वेपन यूज़, तो बड़ी थिन लाइन है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, बिल्कुल इसका सेल रीसेल नहीं हो, कि कोई हमसे लेके दूसरे के देगा, फिर तो और प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो रेगुलेशंस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर एक देश करता है, हर एक जगह है, तो ये रेगुलेशंस हैं इसमें काफ़ी, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी चीज़ें कि गलत हाथों में नहीं पड़े। लेकिन मार्केट बहुत है इसके लिए, डिफेंस मार्केट, ज़रूरत भी पड़ेगी लोगों को जिस तरह ज़रूरत पड़ रही है, और हमें चाहिए कि हम अपनी क्षमता और बढ़ाएं, और भी जो ये एमुनिशन हैं इसके 155 मिलीमीटर के, और भी एमुनिशन, टैंक्स के एंटी टैंक एमुनिशन है, चाहे स्मॉल आर्म्स हैं, उनको भी हम ऐसे स्टेज पर पहुंचे कि हम इनको एक्सपोर्ट करें और बाकियों को दे सकें। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम शौर्यपथ। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहें ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।